स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल और पेड़ों की टहनियों का शोर था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस घने जंगल में राजा के सभी सिपाही और साथी उनसे बिछड़ चुके थे। दिन ढलने लगा और अब राजा को वापसी की चिंता सताने लगी। लेकिन परेशानी यह थी कि वे रास्ता भटक चुके थे। घना जंगल, जंगली जानवरों का डर और बढ़ती रात का सन्नाटा, इन सब ने राजा की चिंता को और बढ़ा दिया। अब उनके पास यही विकल्प था कि वे रात जंगल में ही गुजारें, लेकिन सुरक्षित ठिकाना कहाँ मिलेगा? यह सोचते हुए वे आगे बढ़ते रहे। चलते चलते राजा ने एक जगह पर धुआं उठता देखा। उस धुएं की दिशा में जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और अंदर आवाज लगाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर मौसम खराब है, मुझे एक रात के लिए सर छुपाने का आसरा चाहिए। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने राजा का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाया। झोपड़ी में बूढ़े आदमी के साथ उसकी एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। यह बाप बेटी इस जंगल में अकेले रहते था और बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। बूढ़े ने राजा को आदर से आसन दिया और दोनों बाप बेटी ने उनके लिए भोजन और आराम का प्रबंध किया। राजा ने उस रात उनकी सादगी और नेकदिली का अनुभव किया और मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। सुबह होने पर बूढ़े ने राजा को नगर की राह दिखाई और राजा अपने सिपाहियों के पास सकुशल लौट सके। इस अनुभव ने राजा को जीवन के एक नए पहलू से रूबरू करवाया और उन्हें एहसास हुआ कि असली धन दिल की अच्छाई और सादगी में होता है। राजा चलते चलते सोच रहे थे। वह बुजुर्ग लकड़हारा और उसकी सुंदर बेटी ने उनकी मदद की, उन्हें आसरा दिया और खाने के लिए साधारण पर स्वादिष्ट भोजन परोसा। रात को राजा के लिए आरामदायक बिस्तर भी लगाया। वह छोटी सी झोपड़ी भले ही साधारण थी, पर वहाँ की सेवा और आत्मीयता ने राजा के दिल को छू लिया। अगली सुबह राजा अपने महल लौटे, लेकिन उनके मन में उस लड़की की यादें बस गईं, जिसने एक मुसाफिर समझकर उनका इतना ख्याल रखा था। कुछ समय बाद जब राजा की शादी की चर्चा हुई और उन्हें मंत्री की बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया गया, तो राजा ने यह सोचकर मना कर दिया कि वह उस लकड़हारे की बेटी से ही विवाह करेंगे। राजा का यह निर्णय सुनकर मंत्री बहुत आहत हुआ, पर राजा ने उसी लड़की से विवाह कर लिया जिसने उन्हें विपत्ति में सहारा दिया था। राजा और उनकी नई रानी के जीवन में खुशियाँ छाई रहीं और एक साल बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। दूसरे साल भी एक प्यारी सी बेटी का आगमन हुआ, लेकिन राजा के मंत्री को यह बात चुभ रही थी कि राजा के पास पुत्र नहीं है। उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य का उत्तराधिकारी एक पुत्र होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें। लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी 2 बेटियां ही उनके लिए पर्याप्त हैं। मंत्री को अपनी बेटी की शादी राजा से कराने की आस टूट चुकी थी, तो उसने राजा और रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन उसने धोखे से रानी के कमरे में एक विषैला सांप छोड़ दिया, जिससे रानी की मृत्यु हो गई। राजा इस दुख से टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अंततः मंत्री ने सेनापति और अन्य दरबारियों को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उसने राजा के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे राजा की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों छोटी छोटी राजकुमारियां अनाथ हो गईं। मंत्री के छलकपट ने उस प्यारे परिवार को समाप्त कर दिया। इधर मंत्री ने धोखे से राजा की मौत के बाद राजगद्दी पर कब्जा कर लिया।
राजा की एक वफादार दासी यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि मंत्री अब जल्द ही राजकुमारियों को भी मार डालने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने दोनों मासूम राजकुमारियों को बचाने का फैसला किया। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर राजमहल से दूर एक घने जंगल में चली गई। वहां उन्होंने एक साधारण सी झोपड़ी में नई जिंदगी शुरू की। अब नेकदिल राजा के राज्य में एक बेरहम और लालची मंत्री राज कर रहा था और प्रजा पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। समय बीतता गया। दासी ने बड़ी मेहनत और प्यार से दोनों राजकुमारियों का पालन पोषण किया। सालों बाद वे दोनों लड़कियां जवान और सुंदर हो गईं। इसी दौरान एक दिन वह दासी बहुत बीमार पड़ गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया तो उसने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन्हें उनकी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वे दोनों उस नेक राजा और उसकी रानी की बेटियां हैं और कैसे मंत्री ने छल से उनके माता पिता को मार डाला। यह सब सुनते ही दोनों लड़कियां दुख से रो पड़ी। इसके बाद दासी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दोनों राजकुमारियां बिल्कुल अकेली रह गईं। वे अपने माता पिता को याद करके आंसू बहाती, लेकिन अब उनके पास यादें ही रह गई थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था जो मंत्री का बेटा था। शिकार के दौरान राजकुमार ने 2 तीतर मारे और फिर अपने दोस्त से कहा कि वह उनका मांस पकाए। खुद राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतरों का मांस पकाने लगा। तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी के पास खड़ी एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लड़की उसे बहुत ही हैरानी से देख रही थी, जैसे उसने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा हो। मंत्री का बेटा भी उसे देखकर हैरान रह गया। उसने पास जाकर लड़की से अपने बारे में बातें की। तभी अचानक जलने की तेज बू आने लगी और मंत्री का बेटा घबराकर वापस भागा। उसने देखा कि मांस जल चुका था और अब वह परेशान हो उठा। यह देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, हटो, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पका देती हूँ। उसकी आत्मीयता और सहजता ने मंत्री के बेटे को मोहित कर दिया। राजकुमार के दोस्त ने पका हुआ मांस लिया और उसे राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहा था, आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने दोस्त से कहा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बना लिया? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। तब मंत्री के बेटे ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, यह मांस मैंने नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की ने पकाया है। पास की झोपड़ी में एक लड़की रहती है और जब मैंने उसे देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उधर छोटी राजकुमारी जो नदी पर कपड़े धोने गई थी, वापस आई। बड़ी बहन ने उससे सब कुछ बताया कि कैसे मंत्री का बेटा उसे देखता रह गया और कैसे वह लड़की के पकाए मांस की तारीफ कर रहा था। छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, तुम देखना, वह अब राजकुमार को लेकर आएगा और तुम्हारी सुंदरता देखकर राजकुमार तुम्हें पसंद कर लेगा। फिर तुम उसके साथ चली जाना और उससे शादी कर लेना। पर एक बात का ध्यान रखना, उसे मेरे बारे में मत बताना। बड़ी बहन ने उसकी बात सुनी और कहने लगी, नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो दीदी, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, पर हमें ये बात दुनिया के सामने नहीं लानी चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर चली गई। कुछ देर बाद छोटी राजकुमारी लौटकर आई। हाथ में छोटे छोटे सफेद फूलों का गुच्छा था। उसने बड़े प्यार से फूल अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें ले जाएगा तो ये फूल एक एक करके रास्ते में गिरा देना। मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। इतने में राजकुमार अपने मित्र मंत्री के बेटे के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और तुरंत ही उसके प्रति प्रेम का एहसास करने लगा। राजकुमार ने उससे पूछा,
तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन द्वारा सिखाई हुई बातें याद करते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है और मेरे पिता एक लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते थे और हम उसी से अपना गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही बिना देर किए राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ महल चलने का आग्रह किया। राजकुमारी भी राजकुमार के साथ जाने को तैयार हो गई। चलते समय उसने अपने पास सफेद फूलों की एक गठरी ली और राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार हो गई। रास्ते में वह एक एक करके सफेद फूल गिराती जा रही थी ताकि उसकी छोटी बहन इन फूलों का पीछा करते हुए उसे ढूंढ सके। दूसरी ओर छोटी बहन जो पेड़ के पीछे छिपी थी, फूल गिरते देख उन्हें बटोरते हुए बड़ी बहन का पीछा करने लगी। राजकुमार अपनी नई प्रेमिका को लेकर महल पहुंचा और अपने माता पिता के सामने ले जाकर उनसे सारी बात बताई। उसने कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले से ही एक पत्नी थी जो बेहद घमंडी और नकचड़ी थी। उसकी माँ भी महल में ही रहती थी और राजकुमार की पहली पत्नी अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। जब पहली पत्नी और उसकी माँ को यह पता चला कि राजकुमार दूसरी शादी करना चाहता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे जानती थी कि राजकुमार जिस बात पर अड़ जाए उसे पूरा करके ही रहते हैं। इसीलिए उन्होंने बनावटी खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है कि राजकुमार फिर से शादी करने वाले हैं। हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। जब पहली पत्नी ने शादी का विरोध नहीं किया तो बाकी सब लोग भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में पहुंच चुकी थी। वहां पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, यह रौनक किस बात की है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, हमारे राजकुमार को जंगल से एक बहुत प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उससे विवाह करने जा रहे हैं। इसी खुशी में पूरा नगर उत्सव मना रहा है। छोटी बहन ने उससे पूछा, अम्मा, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता नहीं है और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ी औरत, जिसकी अपनी बेटी कुछ समय पहले बीमारी के कारण मर गई थी, कहने लगी, काम तो महल में जरूर मिल सकता है। वहाँ आजकल काफी काम हो रहा है और मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। वह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम कर चुकी थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह वहाँ काम नहीं कर रही थी। छोटी राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर रहूंगी, लेकिन मैं काम भी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे महल में काम दिला सकती हैं? बूढ़ी अम्मा ने उसे महल की ओर ले जाना तय किया, जहाँ हर तरफ खुशियों का माहौल था। महल पहुँचते ही सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती दिखी। वह बूढ़ी अम्मा को अच्छी तरह जानती थी। बूढ़ी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, रानी जी, यह मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। इसके माँ बाप नहीं है और मेरे घर में रह रही है। क्या इसे महल में दासी का काम मिल सकता है? राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को ध्यान से देखा और उसे अपने कक्ष में ले गई। वहाँ उसने कहा, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से काम करने आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत होगी। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर मेरे लिए काम करोगी और मेरे बताए गए सभी काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। महल की बाकी दासियां पुरानी हैं और मेरा साथ नहीं देती। तुम्हें उनसे बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? छोटी बहन समझ चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों में किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। वह बात को समझते हुए बोली, रानी जी,
मैं आपकी हर बात मानूंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूँ, लेकिन जब राजकुमार राजा बनेंगे तब मैं रानी बन जाऊंगी। छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। इस पर पहली पत्नी खुश होकर बोली, तुम तो बहुत समझदार हो, आज से ही महल में मेरे लिए काम करना शुरू करो और मेरे कहे अनुसार चलना। छोटी बहन ने कहा, जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। इसके बाद पहली पत्नी छोटी बहन को बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में लेकर गई और कहा, यह लड़की अब से तुम्हारी दासी है, जो भी काम करवाना हो इसे दे देना। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, आप कितनी अच्छी हैं। पहली पत्नी ने कहा, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में उसे क्या काम करने के लिए कहा गया है। कुछ दिनों बाद राजकुमार का विवाह बड़ी बहन के साथ धूमधाम से हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन दिन रात पहली पत्नी के साथ रहती, मगर सोचती रहती कि वह अपनी बड़ी बहन को कैसे बचाए। कुछ समय बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे पाई थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार इस खबर से बेहद खुश थे और महल में बड़ी बहन का और भी अधिक ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन भी इस परिस्थिति को लेकर परेशान रहने लगी। एक दिन उसने मौका पाकर अपनी बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितनी जलती है। उसे डर था कि अगर वह यह बात कह भी देगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पहली पत्नी सबके सामने बड़ी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी बहन ने कहा, बहन, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल चलो, लेकिन तुमने ही कहा था कि हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। अगर तुम कहो तो मैं अभी राजकुमार को बता सकती हूँ कि तुम मेरी सगी बहन हो। लेकिन समझदार छोटी राजकुमारी जानती थी कि अभी सच्चाई बताने का समय नहीं था। उसे डर था कि अगर सबको यह पता चला कि दोनों बहनें हैं तो लोग इसे षड्यंत्र समझेंगे। सोचने के बाद छोटी बहन ने कहा, नहीं, अभी किसी को मत बताना। कुछ समय बीत गया और बच्चे के जन्म का समय निकट आ गया। उस समय पहली पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने दाई और छोटी बहन को बहुत सारा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने मन में गहरी चिंता के साथ कहा, यह काम मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी भावना को दबाते हुए सहमति जताई ताकि वह आगे की योजना पर विचार कर सके। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दाई ने बेहोश पड़ी बड़ी बहन के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को देते हुए कहा, इसे ले जाकर मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी बहन ने बच्चे को जल्दी से कपड़े में लपेटा और पिछली गली से छिपते छिपाते अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा को बच्चा सौंपते हुए कहा, अम्मा, यह मेरी बड़ी बहन का बच्चा है, इसे किसी को मत बताना। बकरी का दूध पिलाकर इसका ख्याल रखना, शाम तक मैं लौटकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने बिना कोई सवाल किए बच्चे को अपने पास रख लिया, क्योंकि छोटी बहन बहुत जल्दी में थी। महल में लौटने पर छोटी बहन ने देखा कि वहाँ हंगामा मचा हुआ था। दाई ने सभी को बता दिया था कि छोटी रानी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोते हुए बार बार कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई उससे बात कर रहा था।
छोटी बहन ने एक बार फिर बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की, तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे। लेकिन बड़ी बहन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन दुखी मन से अपने घर लौट गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा ने सांत्वना देते हुए कहा, बिटिया, जो होना था वह हो चुका, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। समय बीता और इस दौरान राजा की तबीयत बिगड़ी और उसका निधन हो गया। राजकुमार का राजतिलक किया गया और अब वह राजा बन गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों पर आ गई। कुछ समय बाद बड़ी बहन फिर से गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी यानी बड़ी रानी ने छोटी बहन को बुलाकर काफी इनाम देते हुए कहा, इस बार बच्चे के जन्म पर इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने डरते हुए कहा, रानी जी, इस बार ऐसा मत कीजिए, आपके पास भी कोई संतान नहीं है और राजा को उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर बड़ी रानी गुस्से में आकर बोली, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। डर के मारे छोटी बहन ने तुरंत कहा, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन ने एक बार फिर बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की कि अब भी मौका है, हम यहाँ से चले चलते हैं। लेकिन अब बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा, अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। बड़ी बहन की इस बात ने छोटी बहन का दिल दुखा दिया, लेकिन उसने अपने दर्द को मन में ही दबा लिया। जैसे ही बच्चे के जन्म का समय आया, दाई ने एक बार फिर से बेहोश पड़ी रानी के पास से नवजात को उठा लिया और उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन ने बच्चे को चुपचाप कपड़े में लपेटा और पिछली बार की तरह छिपते छिपाते अपने घर में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा दिया। बच्चा सौंपकर वह तुरंत महल लौट आई, जहां एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ था। बड़ी रानी इस बार कह रही थी, यह औरत तो इंसान ही नहीं लगती। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और अब कुत्ते के बच्चे को। मुझे लगता है इसे कारागार में डाल देना चाहिए, वरना कौन जाने अगले साल यह क्या जन्म देगी। राजा भी अब इन अजीब घटनाओं से परेशान हो चुका था। उसने अपने बचपन के दोस्त और अब नवनिर्मित मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की कि शायद छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। अंततः छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। इससे बड़ी रानी बेहद खुश हुई, क्योंकि उसकी चालें एक एक कर पूरी हो रही थी। दिन गुजरते गए। राजा को कभी कभी छोटी रानी की याद आती, परंतु जैसे ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चों की बातें याद आती, उसकी नफरत फिर से जाग उठती। इस बीच छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि उसकी शादी होने वाली है और वह महल छोड़ना चाहती है। बड़ी रानी को दासियों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने इसे जाने दिया। छोटी बहन बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की उसी झोपड़ी में लौट आई और बच्चों को पालने लगी। 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल गया। दोनों घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने के लिए रुके। तभी उन्होंने देखा कि 2 सुंदर बच्चे लकड़ी के घोड़ों के साथ वहां आए। बच्चों ने अपने लकड़ी के घोड़ों को भी पानी पिलाने की कोशिश की और गुनगुनाते हुए गाना गाने लगे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा यह देख हैरान रह गया। उसने पास जाकर पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की लगाम भी होती है? बच्चे मुस्कुराकर बोले, अगर एक औरत बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। यह सुनकर राजा और मंत्री चौंक गए। राजा ने पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चों ने जवाब दिया, हमारी मौसी ने।
राजा ने कहा, मुझे अपनी मौसी से मिलवाओ। बच्चे राजा और मंत्री को लेकर उसी झोपड़ी तक पहुँचे जहाँ से कुछ साल पहले राजा बड़ी बहन को अपने साथ महल ले गया था। झोपड़ी में पहुँचते ही राजा ने बूढ़ी अम्मा और छोटी बहन को देखा और चौंकते हुए पूछा, ये बच्चे कौन हैं और यह सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजन, कुछ साल पहले आप जिस लड़की को यहाँ से लेकर गए थे वह मेरी बहन थी। मुझे पहले से अंदेशा था कि राजमहल में षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यह अंदेशा पहले से क्यों था? छोटी बहन ने दृढ़ता से कहा, हम साधारण लोग नहीं हैं। राजन, हम दोनों बहनें एक रियासत की राजकुमारियां हैं जिन्हें कठिन परिस्थितियों ने जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया था। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। छोटी बहन ने राजा से कहा, हमारे पिता भी आपके जैसे ही एक राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए जंगल आए और रास्ता भटककर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, उनके घर पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात हमारी माँ से हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर शादी कर ली। लेकिन महल में षड्यंत्रकारियों ने न केवल हमारी माँ के खिलाफ साजिश रची बल्कि हमारे पिता को भी अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया। अंततः इन षड्यंत्रों में हमारे माता पिता की जान चली गई। तब हमारी महल की एक दासी हमें यहाँ जंगल में ले आई और हम दोनों बहनें यहीं रहने लगी। छोटी बहन ने आगे कहा, इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि महल में हमारे रिश्ते का भेद न खोले। मुझे यह भी पता था कि महल में मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने मुझे अनजाने में इस योजना का हिस्सा बना लिया था। इसके बाद छोटी बहन ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे बड़ी बहन के नवजात बच्चों को बिल्ली और कुत्ते के बच्चों से बदल दिया गया। अंत में उसने यह भी बताया कि ये दोनों बच्चे राजा के अपने बेटे हैं। राजा ने अपने बेटों को गले से लगा लिया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई जानने के बाद राजा क्रोधित हो उठा और बोला कि अब वह बड़ी रानी को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि पहले छोटी रानी को कारागार से मुक्त किया जाए और फिर उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह बड़ी रानी की सजा तय करे। राजा को यह सलाह पसंद आई, क्योंकि छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत नेक दिल और दयालु है और शायद बड़ी रानी को माफ कर देगी। राजा ने अपने दोनों बेटों को घोड़े पर बिठाया और मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह महसूस किया था कि मंत्री के मन में राजकुमारी के लिए प्रेम जाग चुका था। महल में पहुंचते ही राजा ने बड़ी रानी को बेड़ियों में जकड़वा दिया और खुद कारागार में छोटी रानी के पास जाकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, रानी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच्चाई का पता चल गया है और आज मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। छोटी रानी को कारागार से बाहर निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने लाया गया। मंत्री ने सभी के सामने पूरी सच्चाई बयान की। छोटी रानी जब अपने बच्चों और छोटी बहन से मिली तो उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। फिर राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है कि बड़ी रानी को जो सजा देना चाहो दे सकती हो। लेकिन छोटी रानी ने दयालुता से कहा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और शायद यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा था, इसलिए मैं इसे सजा नहीं दूंगी। छोटी रानी के इस फैसले पर बड़ी रानी थर-थर कांपने लगी और रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब महल में खुशियां लौट आईं और उत्सव की तैयारियां होने लगी। इस मौके पर मंत्री ने राजा से छोटी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और वह शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ ही दिनों में पूरे धूमधाम के साथ मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ और फिर सभी ने खुशहाल जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।